नमस्कार साथियों, ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा यानी कि ओपीडी में आपका स्वागत है। और ओपीडी में क्या होता है कि ओपीडी में होता है समाधान। तो आज की ये जो क्लास है ये अपनी ओपीडी की ऑफिशियल पहली क्लास है। ओपीडी जो अपना चैनल है उसे लॉन्च किया गया जीजीडी के 500 के यानी कि 5 लाख सदस्य पूरे होने पर, जिसका एक वीडियो बनाया था और विद्यार्थियों ने बहुत अच्छा प्रेम इस पे दिखाया है। अपने जब ओपीडी की पहली क्लास आ रही है तब जो है 66,000 विद्यार्थी जो है इस चैनल से जुड़ चुके हैं। और आपको मैंने कहा है जल्दी से 100 के कीजिए, फिर आपकी नियमित क्लासेस ऑब्जेक्टिव की यहाँ पे शुरू करते हैं। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। यहाँ पे जो है आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे। कैसे आएंगे? ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पे हम देने वाले हैं, यानी वस्तुनिष्ठ। आज ये जो राजस्थान का सामान्य ज्ञान में आप लोगों को ये करवाने वाला हूं, इसमें अपन वस्तुनिष्ठ पढ़ेंगे। यानी ओपीडी पे ज्यादातर आपको मिलेगी वो वस्तुनिष्ठ क्लासेस मिलेगी ऑब्जेक्टिव। तो ये पहली क्लास है। अब आप लोग देख लीजिए कितना प्रेम इस क्लास पे मिलना चाहिए, कितना शेयर होना चाहिए, कितने लोगों तक सूचना पहुंचनी चाहिए। क्योंकि जितना आप लोग प्रेम दिखाओगे, आप लोगों को पता है हम उससे डबल करने की कोशिश करते हैं। तो जितना जल्दी से जो है आप लोग टारगेट अचीव कर लेंगे, प्रेम दिखा देंगे, तो हम कंटिन्यू क्लासेस आप लोगों को यहां से देनी शुरू कर देंगे। अभी मैं ये क्लास लेके आया हूं राजस्थान का सामान्य परिचय। ये आज की क्लास है और एक और पार्ट आएगा इसका, जिसमें अपन और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। आज की क्लास भी आएगी, एक और पार्ट आएगा जो मैं आपको कल तक बताऊंगा कि वो कब आएगा। लगभग जो है सोमवार तक मैं इसका दूसरा पार्ट इसी चैनल पे दूंगा। और बहुत जल्द इस पे अपन सिलेबस के अनुसार जो है क्लासेस शुरू करेंगे। रामनिवास जी सर अपने जिला दर्शन की टेस्ट सीरीज से फ्री होने वाले बहुत जल्दी, और वो जो है आप लोगों के लिए कंटिन्यू क्लास लेंगे। मैं भी क्लास लूंगा। मैं सप्ताह की आप लोगों को इसमें 3-4 क्लास देने की कोशिश करूंगा मेरी। इसके अलावा अदर टीचर्स है वो भी लेंगे, ठीक है, क्लास। तो आपके कुल मिला के जो है पढ़ाई डेस्क्रिप्टिव अपन जीजीडी पे पढ़ ही रहे हैं, लेकिन ये समय की और स्टूडेंट की मांग थी कि सर वस्तुनिष्ठ के लिए हमें जो है इधर उधर कहीं देखना पड़ता है, कहीं व्यवस्थित सिलेबस के अनुसार नहीं चलती है, कहीं कभी कोई टॉपिक आ रहा है, कभी कोई टॉपिक आ रहा है। तो अपन यहाँ पे जो भी क्लासेस जैसे लेने की कोशिश करेंगे सिलेबस के अनुसार, जैसे अपन जीजीडी पे पढ़ रहे हैं वैसे यहां से सिलेबस के अनुसार क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़े। क्रमबद्ध तरीके से अनुशासित ढंग से आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से अपन सफलता के करीब पहुंचते चले जाएंगे। तो इस पे प्रेम दिखा देना, और यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि मैं जीजीडी पे कभी नहीं कहता आपको सब्सक्राइब करने का, लेकिन ये अपना ही ऑफिशियल चैनल है और आज ये पहली क्लास है तो प्रेम जो है इस पे आप लोगों का बना रहना चाहिए। ठीक है, चलो भाई शुरू करते हैं। पढ़ेंगे कैसे? इस पे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के माध्यम से पढ़ेंगे। आज जिसने देख ली जो प्रश्न यहां पे आएगा उसका अपन पोस्टमार्टम करके ही आगे बढ़ने वाले हैं। करें शुरू? चलिए, तो देखो ये चैनल है अपना ओपीडी, ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा। अभी ये 55,000 सब्सक्राइबर थे तब का स्क्रीनशॉट है। अभी तो 66,000 से अधिक विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। और जीजीडी पे डेस्क्रिप्टिव अपन पढ़ते हैं, जीजीडी की ही ब्रांच आप समझ सकते हो ओपीडी, जिसपे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ेंगे। तो ये अपना ही चैनल है और ये ओपीडी पे पहली स्लाइड आप लोगों के लिए आ गई है। देखो ओपीडी के लोगों के साथ आई है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा के लोगों के साथ में ये पहली क्लास है। चलिए आप लोगों के लिए पहला सवाल दागा जा चुका है। बताओ भाई, भारत का प्राचीन नाम क्या था? प्रश्न देखो, कभी भी है ना, यहां पे आप आए हो तो सब चीजें मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। कभी भी एग्जाम के अंदर जो है किसी भी प्रश्न को हल्का नहीं समझना है। प्रश्न सारे जो होते हैं 2 बार पढ़ने के लिए होते हैं। जब भी आप एग्जाम देने जाते हो, नए बच्चे बहुत सारे जुड़ रहे हैं, ध्यान रखना, जो भी एग्जाम देते हो वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 बार पढ़ना है। चाहे ये पूछ लिया आपको राजस्थान की राजधानी कौन सी, आपको पता है जयपुर, लेकिन पूछा है एग्जामिनर ने तो क्यों पूछा है? 2 बार पढ़ना। यहां पे है भारत का प्राचीन नाम क्या है? बताओ, देखें, ब्रह्मवर्त, आर्यवर्त, इंडिया या भारत। अब आप लोगों को जो है एक मेथड होता है जिसको कहते हैं टर्मिनेटर मेथड, ठीक है, यानी कि काटते हुए चलो। देखो भारत हो नहीं सकता क्योंकि यहां पे क्या पूछा है? भारत का ही पूछा है। तो भारत ही यदि देना होता तो ऑप्शन में क्यों देंगे? सबसे पहले ये घट गया। मैं उत्तर निकालना भी बता रहा हूं आप लोगों को, जितने आप कमेंट करके बताओ कि इसका जो है सही उत्तर क्या होगा। इंडिया हो नहीं सकता क्योंकि क्या पूछा गया है? प्राचीन नाम। क्या पूछा है? प्राचीन। इंडिया प्राचीन थोड़ी है भाई। इंडिया तो अंग्रेज आया नहीं जी टाइम राखियो इंडिया, और अंग्रेजों के समय भी नहीं। अपन ये कह सकते हैं इंडस नदी से इसका नाम इंडिया पड़ा था। क्यों? क्योंकि जो है सिंधु नदी को आर्य जो है इंडस कहते थे, और उसके बाद में जो है इंडस से इनको इंडिया नाम मिला है। ये कह सकते हैं यूनानियों उनके द्वारा दिया गया नाम है। लेकिन इंडिया जो है डॉक्यूमेंट में कब से में आने लगा? तो वो है अंग्रेजों के समय से, ठीक है। तो इंडिया भी नहीं हो सकता।
यदि अपन संविधान के अंदर देखें ना, तो संविधान के अंदर क्या लिखा हुआ है? संविधान के अंदर लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। अभी बहुत ज्यादा इस मामले पर बहस चली थी कुछ समय पहले कि इंडिया हटाकर जो है भारत ही कर देना चाहिए, लेकिन बहुत सारे देखो दिग्गजों ने दाव पेच दिए। अपन इस मामले में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अपने को पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो मैंने दो जो है ऑप्शन काट लिए। अब आया ब्रह्मवर्त और आर्यवर्त, दो चीजें बतानी है। ब्रह्मवर्त और आर्यवर्त में से सही उत्तर कौन सा है? देखो पूछा क्या है, भारत का पूछा है, तो दो चीजें ध्यान में रखनी है। एक तो क्या कि भारत, और अपन कहां रहते हैं? अपन रहते हैं राजस्थान में, ठीक है। अपन कहां रहते हैं? राजस्थान में। यहां पे ये जो नामकरण है ये प्राचीन नाम से मतलब है जब आर्य यहां पे रहने आए, ठीक है। आर्यों का, ये लिख दो, आर्यों का आगमन। अब आर्यों से क्या मतलब है पता है? आर्य जो है एक दो जो है टाइम पीरियड चले हैं। एक तो कहलाती है अपने सभ्यता, जैसे कि हड़प्पा कालीन सभ्यता, और वो उसके बाद में वैदिक काल आया। तो वैदिक काल जो आया है वो आर्यों के आगमन और उस समय से शुरू हुआ। वैदिक काल, फिर उत्तर वैदिक काल। तो आर्य आए। आर्य शब्द का जो अर्थ होता है वो ध्यान रखना, एक बार पूछा गया था, श्रेष्ठ, ठीक है। आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है? शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ होता है। जब आर्य आए उस समय भारत को किस नाम से जाना जाता था? तो आर्य आए उस समय भारत को जाना जाता था, यहां पे यही प्राचीन नाम का उत्तर यही आएगा, भारत को जाना जाता था आर्यव्रत नाम से। किस नाम से जाना जाता था? आर्यव्रत। आर्य आए उनके नाम से, आर्यव्रत के नाम से जाना जाता था। राजा भरत के नाम पे नाम पड़ा था भारत, और इंडिया कब कैसे पड़ा था? इंडस नदी के कारण इंडिया पड़ा था। और कई विद्यार्थी जो है इस ब्रह्मवर्त के चक्कर में रहते हैं, उन्हें बता दूं ब्रह्मवर्त क्यों नहीं है इसका नाम, क्योंकि ब्रह्मवर्त उस समय कहलाता था राजस्थान, ठीक है। तो क्या ध्यान रखना है, ब्रह्मवर्त जो है वो राजस्थान के अंदर आता था, और इंडिया को क्या या भारत को क्या कहा जाता था? आर्यव्रत, ठीक है, आर्यव्रत। और ये आप कह सकते हो ये उल्लेख कहां मिला? तो ये ऋग्वेद में, यानी कि वेदों के अंदर आप कह सकते हो। अब देखो थे नया टावर, मैं बता दूं वेदों की जो संख्या है अपने पढ़ने में जो आती है वो 4 वेद है। कौन कौन से? 4 वेद है। 4 वेद कौन कौन से? इनको याद रखने का एक तरीका होता है, क्योंकि ये क्लास जो है पशु परिचर, रीट, स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक सभी के लिए मैं कॉमन चला रहा हूं, ठीक है। तो रीट के अंदर ये टॉपिक है आप लोगों के लिए, आर्य आपको वैदिक सभ्यता वगैरह पढ़नी है। तो वेद देखो मैं याद करा दूं आप लोगों को, ये ध्यान रखना, ऋग, यजु, शाम, अथर्व याद रख लेना या अर्थ याद रख लेना, इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। कैसे कि देखो ऋग्वेद 1 नंबर ऋग्वेद, दूसरा नंबर यजुर्वेद, तीसरा नंबर सामवेद और चौथा नंबर अथर्ववेद। आगे बात समझ, ऋग, यजुषा, अथर्व। अब इसके उपवेद भी होते हैं, इसके ब्राह्मण भी होते हैं, अलग अलग इनकी शाखाएं भी होती है। तो जब मैं वैदिक काल पढ़ाऊंगा आपको जीजीडी पे, उस समय मैं बिल्कुल ये इतनी व्यवस्थित तरीके से पढ़ा लूंगा, क्योंकि मैं खुद हिस्ट्री से संबंधित हूं, इतिहास का विद्यार्थी मैं रहा हूं। तो मैं आप लोगों को ये जो है दिमाग में ठूंस दूंगा, आप लोगों को बिल्कुल छप जाएगा। तो यहां पे इस स्लाइड से, इस प्रश्न से अपने क्या क्लियर हुआ? एक चीज कि आर्यों का आगमन, आर्यों का आगमन, तो फिर अपने जो है एक चीज ये भी ध्यान रखना कि हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, हड़प्पा के बाद में जो है वैदिक काल, वैदिक काल, ठीक है। और ये वैदिक काल है, यही जो है आर्यों से संबंधित रहा है, और आर्यों के कारण आर्यव्रत कहलाया है। आर्यों के कारण क्या कहलाया है? आर्यव्रत कहलाया है। और राजस्थान के लिए जो प्रयोग में लिया गया शब्द है वो ब्रह्मवर्त है। क्या है? ब्रह्मवर्त। और इनके लिए, भारत के लिए क्या है? आर्यव्रत। यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई, क्योंकि अपन चल रहे हैं परिचय। तो परिचय में क्या होता है? नामकरण वगैरह ये जानना होता है। भाई किसी का परिचय कराए, कोई मिलने आयो आप, ठीक है, दोस्त है, दोस्त रहे, आगे की रिश्तेदार आगा, तो सब पहले देखो चीज पूछी जाए, वही पूछी जाए कि नाम क्या है आपका। नाम के बाद में फिर पता बता क्या करते हो, कराते हो, वो सब पूछा जाता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले बढ़ना आगे। इसी तरीके से जो है प्रश्नों का पोस्टमार्टम किया जाएगा इस ओपीडी में, ठीक है। और साथ साथ बताते रहना भाई ओपीडी चैनल आप लोगों के लिए कैसी है मुहिम, या किस तरीके से अपन चल रहे हैं, ये सारी चीज। चलो भाई अगला सवाल आप लोगों के स्क्रीन पर ये रहा, राजस्थान का निम्न में से कौन सा क्षेत्र मरु क्षेत्र में शामिल नहीं है? देखो जितने नए विद्यार्थी है वो ध्यान रखना, और पुराने विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि नए तो फिर भी ध्यान से पढ़ लेते हैं, पुराने थोड़ा सा मतलब एक वो फैक्टर आ जाता है अंदर से, यार मुझे तो आता है, ठीक है, मुझे
ओके पूछे तो चीज बिल्कुल हाफ हो रही है। बीचक्र में क्या ध्यान है, बीचक्र में और नहीं शब्द है ना, ये नहीं वहां दिखता ही नहीं है एग्जाम हॉल में, इसलिए मैं इस नहीं शब्द का नाम है ना धोखा रखता हूं। तेरा नाम धोखा रख दूं, नाराज होगी क्या? ठीक है, इसका नाम धोखा इसलिए क्योंकि ये धोखा देता है एग्जाम में, नहीं तो दिखता ही नहीं है, और अपन जो है ओएमआर में गोला भर देते हैं, फिर दिखता है कि नहीं था, और बी टाइम में पता आई फीलिंग आवे। राजस्थान का निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन मरु क्षेत्र में शामिल नहीं था? नहीं का मतलब क्या है? 4 ऑप्शन है। देखो हम कोई कालो टावर यूं नहीं कहते कि सर 5वां ऑप्शन भी दो अनुत्तरित, वो सिर्फ साइकोलॉजिकल आपको दिमाग में ध्यान रखना, उसका कोई वैसे महत्व नहीं है। वो किस लिए शामिल किया गया है प्रक्रिया में? क्योंकि नकलों को रोका जा सके, ओएमआर डायरेक्ट भरनी रोकी जा सके, इसलिए दिया गया है। अपने को जो है 4 ऑप्शन पे फोकस करना है। ठीक है, एग्जाम में 5 ऑप्शन वाली ओएमआर मिलेगी, लेकिन यहां पे जो है अपन को प्रश्नों को कैसे करना है वो सीखना है ना। तो ये जो है बचकानी बातें मत करना, ठीक है। अब देखो निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन में, कमेंट करके आप लोगों को तो बताना ही है। देखो बाड़मेर, जोधपुर, फलोदी, अनूपगढ़, इनमें से कौन सा क्षेत्र मरु क्षेत्र के अंदर नहीं आता था? मरु क्षेत्र, इससे क्या मतलब है? मरु क्षेत्र से मतलब है मरुवार कह सकते हो आप, ठीक है, या फिर मरुवार से ही बना मारवाड़, ठीक है। यानी कि ये जो है थोड़ा सा आप मान सकते हो ये कैसा क्षेत्र है? रेगिस्तानी क्षेत्र है। कैसा है? ये रेगिस्तानी क्षेत्र के अंदर। और राजस्थान में जो है ये रेगिस्तानी क्षेत्र कौन सी दिशा के अंदर है? तो ये है पश्चिमी दिशा में। कहां है? पश्चिमी दिशा में। कौन सा मरुस्थल पश्चिमी दिशा में? कौन से मरुस्थल का भाग है ये ध्यान में रखना है। तो ध्यान रखना है कि थार का मरुस्थल। अपन भौतिक विभाजन पढ़ेंगे ना, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ज्योग्राफी अभी जीजीडी पे अपन वापस पढ़ने वाले हैं, उसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से ये चीजें बताऊंगा आपको। थार का मरुस्थल भारत और पाकिस्तान दोनों में फैला हुआ है, बहुत अच्छी तरीके से अपन इसको कवर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये अब बात क्या आई अपने मरु यानी कि मरुवार। और अपन जीजीडी पे जो है इतिहास की क्लासें पढ़ चुके हैं सारी, वहां पे मैंने आपको मारवाड़ का राजवंश पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? मारवाड़ का राजवंश। और कौन सा राजवंश था? यहाँ पे शासन किया था राठौड़ों ने। किसने शासन किया था? राठौड़ों ने शासन किया था। रौठड़ शब्द से बना है, ठीक है, राष्ट्रकूट से संबंधित रहे हैं, गहडवाल से संबंधित रहे हैं, ठीक है। चलिए, राठौड़ों का शासन। अब ये क्षेत्र मैं आपको हमेशा जब जीजीडी पे क्लास लेता हूं तब आपको एक चीज कहता हूं, मारवाड़ कहो चाहे जोधपुर कहो एक ही बात है, ठीक है। चाहे जोधपुर कहो चाहे मारवाड़ कहो एक ही बात है, ठीक है। और अब जो है आप लोगों को यह भी ध्यान रखना है, जोधपुर के साथ साथ जोधपुर ग्रामीण जो नया जिला बना है, जोधपुर ग्रामीण नया जिला है। जोधपुर सिर्फ आए यानी कि ये जोधपुर शहर है, ये 2 जिले बन गए। अब जोधपुर एक नहीं रहा, जोधपुर 2 जिले। अब इसमें से ये फलोदी है, ये भी जोधपुर में से ही निकाला गया जिला है। ये फलोदी जो है ये भी अलग जिला है, लेकिन ये जोधपुर से ही तोड़ के बनाया है, कुछ भाग जैसलमेर से भी लिया है। तो यहां पे अब देखो, यानी कि इस उत्तर में से यहां पे ये कट गया, फलोदी कट गया, ये कट गया। रही बात बाड़मेर की, तो देखो एक चीज तो ये बताऊं कि बाड़मेर को जो है बाढ़ाना के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है? बाढ़ाना। ये क्षेत्र मालानी क्षेत्र के नाम से भी पहचाना जाता है। किस नाम से? मालानी क्षेत्र। वैसे मल्लीनाथ जी जो है उनके नाम से मालानी क्षेत्र जाना गया, जो मैंने कल जीजीडी पे लोक देवता की क्लास करवाई थी उसमें बताया था। लेकिन अब बाड़मेर से भी है ना बालोतरा, वो जिला टूटकर अलग हो गया, और तिलवाड़ा वाला क्षेत्र जो मल्लीनाथ जी से संबंधित है वो बालोतरा जिले में आ गया। यहां पे बात अपने को समझनी क्या है कि भाई मरु क्षेत्र में कौन सा शामिल नहीं है। तो मरु क्षेत्र में यानी कि मैंने इसीलिए यहां पे एक चीज आप लोगों के लिए फोकस करवाई है, वो ये है कि आप लोगों को ध्यान देना पश्चिमी दिशा, ठीक है, पश्चिमी दिशा। यदि देखोगे आप तो जोधपुर, यदि नक्शे में अपन ध्यान देते तो जोधपुर, और जोधपुर के पास ही पड़ता है अपने बाड़मेर, जैसलमेर, ये सब पड़ते हैं। तो मरु क्षेत्र के अंदर, मरु क्षेत्र कोई स्केल लेके खींचा हुआ नहीं है, मरु क्षेत्र के अंदर आप लोगों के जोधपुर भी आता है, फलोदी भी आता है और बाड़मेर भी आता है, यानी उत्तर में यहां से ये निकल जाएगा। वो पीछे बचा अपने अनूपगढ़। अब देखो ये अनूपगढ़ है, ये अनूपगढ़ किस जिले से टूटकर अलग हुआ है? श्री गंगानगर से। किससे? श्री गंगानगर से। और इस अनूपगढ़ को ही पहले जो है चुंगेर के नाम से जानते थे। किस नाम से?
चुंगेर के नाम से जानते थे और महाराजा अनूप सिंह जी के नाम से इसको अनूपगढ़ के नाम से जाना जाने लगा। मैंने संभाग दर्शन के माध्यम से जब जिला दर्शन करवाए थे नए जिले, उसमें ये सारी चीज आप लोगों को क्लियर करवाई थी जीजीडी पे, है ना। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, इसको तो चुंगेर के अंदर माना जाता था, चुंगेर कहा जाता था, है ना, चुंगेर कहा जाता था। तो ये मरु क्षेत्र में तो नहीं आता, तो यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि मरु क्षेत्र के अंदर जो नहीं आता वो अनूपगढ़ है। ये आता है, ये आता है, ये आता है। इस तरीके से जो है प्रश्नों को सही हल करना आना चाहिए, तब आप एग्जाम के योग्य बनते हो। ले स्क्रीनशॉट ले और पीडी रो। मेरी दिली इच्छा थी, काफी समय से मेरी प्लानिंग थी कि बच्चों के लिए मतलब सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए काम नहीं करना कि हाँ यार फॉर्मेलिटी के लिए अपने भी सब्सक्राइबर बढ़ जाए, वो हो जाए, ऐसा नहीं। सब्सक्राइबर बढ़े लेकिन सही वैल्यू के साथ में बढ़े, मूल्यों के साथ में बढ़े। मूल्यों के साथ कोई समझौता नहीं भाई। जीजीडी जब शुरू किया तब मैं मूल्यों के साथ में शुरू किया और मेरा क्लियर था एक विजन कि एक थॉट क्लियर होनी चाहिए कि अपनी इनकम आखिर में होनी कितनी चाहिए। इनकम इतनी है और उस इनकम का वापस जो है रिटर्न कैसे लगाना है स्टूडेंट के लिए, जिसको आप देख ही रहे हो कि हम कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। वही चीज दिमाग में थी कि ऑब्जेक्टिव यहां पे लेंगे। 1400 क्लास जीजीडी पे ऑलरेडी हो चुकी है, बच्चे कब तक प्लेलिस्ट अलग अलग देखें, और सिर्फ इसके लिए कि बच्चों को क्लास नहीं मिल पाए इसलिए अपन ऐप पे लेके जाएं बच्चों को क्लास के लिए, ये मुझे मंजूर नहीं था। इसीलिए मैंने ओपीडी बनाया कि यहाँ पे वस्तुनिष्ठ आपको क्रम अनुसार, वहां पे डेस्क्रिप्टिव पूरी क्रम अनुसार, यहां वस्तुनिष्ठ क्रम अनुसार सिलेबस के अनुसार मिले, और तैयारी ऐसी हो कि लगे कि वास्तव में तैयारी कर रहे हैं, और पढ़ने में जो है स्वार्थ कहीं आड़े नहीं आना चाहिए। प्रश्न आपके सामने है, बताओ उत्तर खड़काओ। राजस्थान का राज्य वृक्ष निम्न में से कौन सा है? अब हालांकि के प्रश्न बहुत सरल है, लेकिन आप लोगों के साथ में आपके छोटे भाई बहन और भी तैयारी करने आए हैं, नवयुवक नवयुवतियां, तो उनके लिए तो ये भी नया हो सकता है। अच्छा, जो पहली बार देख रहे हैं उन्हें बता दो, अपना मेन चैनल गौरव ज्ञान धारा है जिसपे 5 लाख सब्सक्राइबर है, वहां से जरूर जुड़ जाना और टेलीग्राम से जुड़ जाना। ये पीडीएफ टेलीग्राम पे ही दी जाएगी इसकी। राज्य वृक्ष बताना है, क्या बताना है? राज्य वृक्ष। देखो ये चीज आती है प्रतीक चिन्ह में। जो रीट की तैयारी करेंगे उनके रीट मेंस में प्रतीक चिन्ह, राजस्थान के राज्य चिन्ह, प्रतीक चिन्ह जो है अलग से टॉपिक है, ठीक है। तो राज्य वृक्ष एक होता है राज्य और एक होता है राष्ट्र। एक तो होता है राष्ट्र और एक क्या होता है? राज्य। राष्ट्र से यह समझना है, राष्ट्र में आता है देश, ठीक है, और राज्य में राज्य ही आएगा, ठीक है। यानी कि देश में जैसे कि राष्ट्र की बात करें तो भारत है, और राज्य की बात करें तो राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान है, ठीक। तो इसी तरीके से भारत के लिए यदि यह चीज पूछी जाएगी तब आपको पूछेंगे राष्ट्रीय, क्या पूछेंगे? वहां पे पूछेंगे राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, और यहां पे क्या पूछा जाता है? राज्य वृक्ष कौन सा है। ये चीज ऐसे क्लियर रखनी है दिमाग के अंदर, ठीक है। अब बताओ, देखो रोहिड़ा, खिजड़ी, बरगद या नीम। यदि देखा जाए आयुर्वेद की दृष्टि से तो नीम से बड़ा गुणकारी कोई नहीं हो सकता। सारी इसके मतलब हर एक चीज काम में आती है आयुर्वेद की दृष्टि से। देखो नीमड़ा पाना काम में आवे, नीमड़े छाल काम में आवे, नीमड़े निमोड़ी काम में आवे, नीमड़े रिवाज में किए गए बिन फूल आते हैं ना उसके, वो भी काम में आते हैं। सब नीम के सारे काम में आते हैं। तो ये जो है एक आयुर्वेदिक महत्व का पौधा है, लेकिन सिर्फ आयुर्वेदिक महत्व का पौधा होने से राजस्थान का राज्य वृक्ष नहीं हो सकता। राजस्थान में राज्य वृक्ष किसको बनाएंगे? जिसके अंदर राजस्थान में सर्वाइव करने की क्षमता हो, भाई वहां टिक सके किसी भी क्षेत्र में। तो यानी कि उसकी जड़ें जो है गहरी जानी चाहिए बहुत, उसकी पत्तियां ऐसी होनी चाहिए कि वाष्पोत्सर्जन ज्यादा नहीं हो, भाई तभी तो सर्वाइव कर पाएगा। इस तरीके से होने चाहिए। तो इन चीजों में देखो नीम होगा नहीं। वैसे मैं बता दूं नीम के जो है आयुर्वेदिक महत्व को देवनारायण जी लोक देवता, ठीक है, इन्होंने नीम का आयुर्वेदिक महत्व बताया, नीम का महत्व बताया और दवाइयां बताई, महत्व बताया। ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। गुर्जरों के आराध्य देव है गुर्जर समाज के देवनारायण जी। सवाई भोज इनके पिता का नाम, सेडू खटानी माता का नाम। इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखो बरगद, बरगद हो नहीं सकता क्योंकि बरगद क्या है? बरगद में भी वो क्षमता नहीं है जो यहाँ के राज्य वृक्ष में होनी चाहिए। ये जो है राष्ट्रीय वृक्ष के अंदर आ जाता है बरगद। अब पीछे बचे दो, रोहिड़ा और खेजड़ी। मैं कहता हूं दोनों के अंदर क्षमता है, लेकिन
एक चीज है जिसका फूल बहुत आकर्षित करता है और वो फूल है रोहिड़े का। ठीक है, रोहिड़े का फूल हिरमिच कलर का होता है, 4 कलर मिक्स होते हैं, हिरमिच कलर, वो फूल के अंदर आता है। तो यहां पे सही उत्तर आपका क्या होगा? खेजड़ी होगा। क्या पूछा है? राज्य वृक्ष, तो राज्य वृक्ष क्या है? खेजड़ी। ठीक है, खेजड़ियां शेखावाटी में सबसे ज्यादा होती है। कहां सबसे ज्यादा होती है? एक तो शेखावाटी के अंदर, एक तो कहां होती है? शेखावाटी, एक आपके पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में ज्यादा होती है। अब खेजड़ी की जो फल होते हैं, फलियां होती है, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है? सांगरी कहा जाता है। खेजड़ी की फलियां जब सूख जाती है तब उन्हें क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है खोखा। इसकी पत्तियों को जो कहा जाता है लूम। इसकी मतलब बहुत सारी जो है आप लोगों को ध्यान रखनी है। राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है इसे, और इसकी जड़ें जो है बहुत गहराई तक चली जाती है और ये रेगिस्तान में भी टिका रह सकता है। इसी कारण इसको राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है। ठीक है, और रोहिड़ा जो है वो राज्य फूल के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? रोहिड़ा राज्य फूल के अंदर रोहिड़ा आता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ले स्क्रीनशॉट। चलो नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट क्या है? राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? ठीक है, यदि अपन कहते कि देश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तब आता है इसमें बाघ। ठीक है, क्यों? राष्ट्रीय आते ही देश आ जाता है, फिर राज्य पूछा है तो राजस्थान का राज्य पशु बताना है। देखो ऑप्शन आप लोगों के सामने, बताओ, ऊंट, चिंकारा, ऊंट व चिंकारा दोनों, या बाघ। तो यहां पे तो ये तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि ये क्या है? राष्ट्रीय पशु है। ये क्या है? राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, अब पीछे बचे ऊंट चिंकारा या ऊंट चिंकारा दोनों। अब बिल्कुल देखा जाए तो ये आसान प्रश्न है। ठीक है, अब मैं बताऊं आप लोगों को, एक तरफ तो लिखा है चिंकारा, ठीक है, और एक तरफ लिखा हुआ है ऊंट। भाई साहब, अब ये दोनों ही, यहां पे उत्तर क्या है? ये दोनों, ऊंट व चिंकारा दोनों। लेकिन ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि चिंकारा जो है, देखो, आमतौर पे पाला नहीं जाता, वन्य जीव श्रेणी का है। तो ये जो है, ये पशु, राज्य पशु जो है, ये वन्य जीव श्रेणी के अंदर आता है। यदि अपन पशु गणना करें या पशु गणना पढ़े तो चिंकाराओं की संख्या पशु गणना के अंदर नहीं पड़ी जाती, क्योंकि जंगलों में रहता है। ठीक है, छोटा हिरण होता है ये क्या होता है? एक छोटा हिरण होता है। क्या होता है? छोटा हिरण होता है। अब ऊंट, ऊंट जो है ये भी है, लेकिन ये आता है पशुधन श्रेणी में, पशुधन श्रेणी के अंदर आता है। क्या? ऊंट, क्योंकि ऊंट को पाला जाता है, पशु गणना के अंदर भी पढ़ा जाता है ऊंट। और ऊंट को क्या नाम से जाना जाता है? भाई सभी को पता होगा, इसे कहा जाता है रेगिस्तान का जहाज। क्योंकि एक तो बिना पानी रह सकता है, एक रेगिस्तान में रहने के लिए एक और खासियत है इसकी, इसकी आंखों में जो है 3 पलकें पाई जाती है। तो रेगिस्तान में क्या, मिट्टी ज्यादा उड़ती है, तो भाई सर्वाइव करने के लिए सिर्फ पानी पिए बिना थोड़ी है भाई, वहां पे मिट्टी उड़े तो आंखें आंधा हो जाओ तो की कर रह सको, इसलिए 3 पलकें होती है, तो मिट्टी से भी इसका बचाव होता है। पैर गद्दीदार होते हैं, बहुत सारी इसके अंदर विशेषताएं हैं। 2014 के अंदर इसे जो है पशुधन श्रेणी का राज्य पशु घोषित किया गया। ठीक है, आगे बात समझ। अब जब प्रतीक चिन्हों की बात आई है तो अपन जो है मुख्य मुख्य सारे प्रतीक चिन्ह पढ़ लेते हैं। पहले ले लो स्क्रीनशॉट, फिर जो है सारे पढ़ लेते हैं अपन। ले लो स्क्रीनशॉट, फटाफट लिया करो। ये क्या चीज है? ये है अपना जीजीडी फैक्ट। कौन से नंबर का दिया था ये आपको? 25 नंबर का जीजीडी फैक्ट दिया था। और आज 26 जनवरी को जब ये क्लास आप देख पा रहे हो, तब अपने 200वां जीजीडी फैक्ट दिया। ऐसे ऐसे ये पूरे जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये एक जीजीडी फैक्ट कहलाता है। ऐसे ऐसे बेहतरीन कलेक्शन आप लोगों को 200 जीजीडी फैक्ट, हर रोज एक जीजीडी फैक्ट आप लोगों को टेलीग्राम पे दिया जाता है। भाई पढ़ाई करनी है तो करो, हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों को तो आपके लिए करनी ही करनी है। आगे बात समझ। अब ले 5वां जीजीडी फैक्ट के माध्यम वो भी रिवीजन करना। जब सामने आया ही है प्रतीक चिन्ह तो भैया इसको भी पढ़ ले, भाई याद कर ले। ठीक है, और रीट के अंदर तो मान के चलना, रीट मेंस में ये पूरा टॉपिक है प्रतीक चिन्ह का, स्पेशल टॉपिक दे रखा है टॉपिक वाइज सिलेबस के अंदर। और वैसे पशु परिचर के अंदर टॉपिक वाइज सिलेबस आया ही नहीं है, लेकिन सामान्य ज्ञान है, सामान्य अध्ययन है, तो ये पढ़ना है। ठीक, और ये वैसे भी ध्यान होना चाहिए।
तो देखो सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, राज्य वृक्ष क्या है, खेजड़ी। ठीक है, घोषित कब किया गया, 31 अक्टूबर 1983। पहले ये याद रखो, यदि 31 अक्टूबर याद नहीं होता कोई बात नहीं, सन याद रखो 1983 के अंदर। कब किया गया, 1983। वैज्ञानिक नाम इसका प्रोसोपिस सिनेरेरिया, उपनाम इसे समी, थार का कल्पवृक्ष, जाटी, सिमलो, रेगिस्तान का गौरव, पे में छोकड़ो, ये सब नाम से जाना जाता है। बन्नी भी कहा जाता है इसे, यहां लिखा हुआ है क्या, नहीं, बन्नी भी कहा जाता है। ठीक है, ये सारे के सारे इसके नाम है जो ध्यान में रखना है। इसका फल क्या कहलाता है, सांगरी। इसके फल क्या कहलाता है, सांगरी। और सूखने के बाद में उसे कहा जाता है कोका। कोका। इसका चारा जो है वो लूम कहलाता है। ठीक है, बकरियां बहुत पसंद करती है इन्हें। फिर राज्य पक्षी ये कहलाता है गोडावन। राज्य पक्षी क्या है, गोडावन। इसे शर्मीली चिड़िया के नाम से भी जानते हैं। इसे हुकना, गुदनमेर, इन सभी नामों से जाना जाता है। ठीक है, इनकी संख्या जो है बहुत कम हो रही है, ये भी ध्यान में रखना है। संकटग्रस्त जीवों की श्रेणी में शामिल है ये। इसे घोषित किया गया है मई 1981। वैज्ञानिक नाम इसका आर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स। ठीक है, नाइग्रिसेप्स कर देना, नाइग्रिसेप्स। उपनाम मालमोडी, हुकना, सोन चिड़िया, शर्मिला पक्षी और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। एक जो है कार्यक्रम भी चलाया गया था, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इनकी रक्षा के लिए, इनको बचाने के लिए, वो भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है पढ़ना ही पढ़ना है। एक सोरसन 12 और एक सोंकलिया अब केकड़ी के अंदर आता है, पहले अजमेर में आता था, वो भी जो है इस गोडावन के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, ये है आपके छोटा हिरन चिंकारा, जो राज्य पशु की श्रेणी में लेकिन वन्य जीव। मई 1981 में इसे घोषित किया गया। वैज्ञानिक नाम गजेला बनेटी। गजेला गजेला भारतीय प्रजाति का होता है, उसे गजेला गजेला कहते हैं, वैसे गजेला बनेटी। उपनाम छोटा हिरन, बताई दियो था। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये वन्य जीव श्रेणी का है। ठीक है, पशुधन श्रेणी का ऊंट। ठीक है, राज्य पशु, पालतू श्रेणी या पशुधन श्रेणी, पशुधन श्रेणी। घोषित करने का जो वर्ष है 30 जून 2014 को घोषणा हुई, लेकिन अधिसूचना जो है, कभी भी घोषणा पहले आ जाती है, अधिसूचना बाद में जारी होती है। जैसे अभी नए जिलों की घोषणा हुई, घोषणा पहले हो गई, अधिसूचना बाद में आई। अधिसूचना आएगी तभी वो चीज पक्की होती है, अधिसूचना नहीं आई तो वो पक्की नहीं है। अधिसूचना इसकी सितंबर 2014 में आई थी, 19 सितंबर 2014। वैज्ञानिक नाम कैमेलस ड्रोमेडेरियस, उपनाम रेगिस्तान का जहाज। ठीक है, चलो रोहिड़ा, ये देखो ये कलर जो है ये कहलाता है हिरमिच। क्या कहलाता है, हिरमिच कलर कहलाता है। प्रतीक चिन्ह राज्य पुष्प कहते हैं इसे, राज्य फूल कह दो। 31 अक्टूबर 1983 को इसे घोषित किया गया। वैज्ञानिक नाम टिकोमेला अंडुलेटा और उपनाम रेगिस्तान का सागवान मार्वाटिक मरुसोपा। और थाने एक चीज बताऊं, रोइडेरी लकड़ी बहुत मजबूत आया करे, और रोइडेरी लकड़ी मजबूत आवे तो बंदूक के पीछे की जो बट होती है ना, वो मजबूत लकड़ी की होनी चाहिए। वो बट जो है वो रोइडे की लकड़ी से बने जाती है। रोइडा एक गांव भी है सिरोही में। अपने ओझा साहब जो गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी है, वो रोइडा गांव के थे। और जिजड़ी फैक्ट है भैया, और वही जिला दर्शन वाली टेस्ट सीरीज, इससे मैं रामनिवास जी अभी थोड़ी सी एंड में चल रहे हैं, बस इसकी टाइपिंग और इसके प्रश्न जो है बनने वो पूरे होने वाले हैं, ये कंप्लीट होने वाली है। फिर जो है वो खुद भी आप लोगों के लिए क्लास लेंगे। ये जो फैक्ट ज्यादातर अपने तैयार करते हैं वो रामनिवास जी ही तैयार करते हैं कलेक्शन। तो आप देख लो, नॉलेज की कोई कमी नहीं है, बस उन्हें सामने आकर पढ़ाना है, तो वो पढ़ाने के लिए अब तैयार हो रहे हैं। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट। चलो, लेकिन आप लोगों का प्रेम जो है बना रहना चाहिए और इस क्लास को सभी विद्यार्थियों तक पहुंचा देना। ठीक है, क्योंकि ये पहली क्लास है तो प्रेम तो होना ही चाहिए। वर्तमान में राजस्थान में कितने जिले हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया। 33, 50, 53 के 28, बताओ देखें कितना है। और इसी में मैं आपके एक और चीज डाउट क्लियर कर दूंगा। देखो, जब एकीकरण पूर्ण हुआ राजस्थान का, ठीक है, एकीकरण पूर्ण हुआ तब 25 जिले थे और अजमेर बना तो 26वां जिला हो गया। ठीक है, 26वां हुआ, फिर बाद में बने और, लेकिन अपने को एक तो याद रखना है 33वां जिला कौन सा था, क्योंकि अब जो है, पहले तो इसका उत्तर आप सभी को पता ही है, मैं बता दूं 50 जिले हैं। ठीक है, और जो 53 वाले हैं ना, जो 53 के लिए कमेंट करेंगे बिल्कुल ही खोटे हैं। कारण क्या है, अभी मैंने ऊंट वाले में बताया कि जब घोषणा हो जाए, ठीक है, लेकिन अधिसूचना जो राजपत्र कहा जाता है जिसे,
लेकिन अधिसूचना जारी नहीं हो तब तक वो अस्तित्व में नहीं आता। और जो 3 जिलों की घोषणा पूर्व मुख्यमंत्री जी किए थे, उनकी अधिसूचना जारी नहीं हुई तो वो अस्तित्व में नहीं है। जिनकी अधिसूचना जारी हुई है वो अस्तित्व में है। तो 50 जिलों की अधिसूचना जारी हुई है और 50 जिले ही अस्तित्व में है। और वर्तमान में राजस्थान में जिलों की संख्या 50 है। कितने हैं? 50 है। ठीक है, अब दोबारा मत पूछना ये कि गुरु जी 53 है कि 50 है, काली बात नहीं करो ला। जीजीडियंस हो तो उस हिसाब से प्रश्न पूछा करो। ठीक है, अब देखो पूर्व में 33 थे। पूर्व में कितने थे? 33। तो 33वां कौन सा था? 33वां था प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ बना कब था? आज ही के दिन 26 जनवरी 2008 में। ये पूछे कौन सी समिति से बना था, तो ये बना था परमेश चंद्र समिति। परमेश चंद्र समिति से बना था। ठीक है, 2008 के अंदर ही। अब देखो आप लोगों के लिए याद करना कितना आसान होगा। पर यहीं दे रखा है, प्र से ही परमेश चंद्र और प्र से ही प्रतापगढ़। ठीक है, तो ये याद रखना है। 33वां तो ये था। फिर बाद में जो है नए जिले जो बने वो 19 बने हैं। ठीक है, राजस्थान के नए जिले बने कितने? 19। और अब संभाग मतलब 3 संभाग जो बने हैं वो 3। ठीक है, जिले तो 19 और ये क्या है? संभाग। नए संभाग बने हैं 3। ठीक है, और अब वर्तमान में जो है जिलों की संख्या कितनी होगी? वर्तमान स्थिति, वर्तमान में हो गए 50 जिले और 10 संभाग। अब देखो कई जने काले ही कर दे, यूं कह के गुरु जी 19 जो है वो 33 में जुड़ेंगे तो 9 और 3 जो होते हैं 12 होते हैं, यानी कि 52 होने चाहिए। और जब 19 बन रहे हैं तो 50 कैसे हुए? भाई 17 बनते तो 50 होते। तो भैया 17 ही बने हैं, यूं मानो। एक तो जयपुर और एक जोधपुर ऐसे हैं जिनको मतलब तोड़ा तो गया है, लेकिन उनसे जयपुर और जोधपुर तोड़ के जो है जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण, जयपुर और जयपुर ग्रामीण इस तरीके से बनाया, तो वो 2 जिले जो है यहां पे एडजस्ट होते हैं संख्या के मामले में। ठीक है ना, 2 जिले वो यहां पे एडजस्ट होते हैं, क्योंकि नाम यदि देखोगे जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण, जयपुर और जयपुर ग्रामीण, तो इस तरीके से वो यहां पे एडजस्ट होते हैं। उनका नया नाम, कोई भी नए नाम का जिला नहीं आया है। ठीक है, तो यहां पे वो एडजस्ट होते हैं। अब आपसे पूछे कि ये जो नए जिले 19 जिले और 10 संभाग बने हैं, ये कौन सी समिति से बने हैं? तो भैया अभी राम जी का मंदिर बना है और राम को लुभाया तो नए जिले बने, तो राम लुभाया समिति, राम लुभाया समिति से बने। अब देखो राम लुभाया समिति जो है वो कब गठित हुई, ये भी पूछ सकते हैं कि राम लुभाया समिति कब गठित हुई। तो आपको इसका गठन जो है वो ध्यान रखना है 21 और 22। क्या गुरुजी 21-22 क्या है? मैं बताऊं आप लोगों को। 21 लिखा आपने, 2 और 1 जोड़ो, कितने होते हैं? 3। 2 और 1 कितने होते हैं? 3 होते हैं। तीसरा महीना कौन सा है? जनवरी, फरवरी, मार्च। ओके, तीसरा महीना कौन सा है? जनवरी, फरवरी, मार्च। 22 यानी कि क्या है? 2022। 2022 ये क्या है? इसका गठन। किसका? राम लुभाया समिति का गठन जो है 21 मार्च 2022। बस। और इसने नए जिले जो बनाए, यानी कि नए जिलों की जो घोषणा हुई इस समिति की सिफारिश के आधार पर, वो कब हुई है? वो ये मार्च ऐसे का ऐसे याद रखना है, 17 मार्च 2023। आगे बात समझ में? और बिल्कुल ही क्लियर है बम्बा, बोर्ड शेयर कर सको तो है धड़ाधड़। याद रखने के तरीके हैं। मुझे तो ऐसी गणित आती है, मुझे वो वाली गणित तो आती नहीं कि मैं अल्फा बीटा करा दूं आप लोगों को। मुझे ये गणित आती है जो सीधी दिमाग में छपा सकता हूं। तो 21 मार्च 2022 को गठन हुआ है। 21-22 याद रख लो। 2 और 1 3 मार्च महीना है। 17 खतरा। ठीक है, मार्च 2023 ये घोषणा हो चुकी। ले स्क्रीनशॉट ले। ले लिया? तो अब ये नहीं पूछोगे कि 50 है कि 53 है, परिचय के अंदर ये भी आ गया। नेक्स्ट। अरे भाई क्लास चल रही कैसी है बताओ सही। ओपीडी पे पहली क्लास देख रहे हो है, बताओ कैसी है?
आनंद आ रहा है कि नहीं भाई? मैं जब क्लास लेके यहाँ पे आऊंगा तो मैं तो ऐसे ही पोस्टमार्टम करने वाला हूँ। अभी तक तो मेरी आपने ऑब्जेक्टिव ढंग से देखी नहीं है, और ओपीडी बनाया है इसलिए कि आप ढंग से देखो। अगला प्रश्न, राजस्थान के इतिहास का जनक निम्न में से किसे कहा जाता है? बताओ, राजस्थान के इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? इसमें भी आपको 3 चीजें ध्यान रखनी है। विश्व, भारत, राजस्थान, चौथी भी बता दो। बताओ रहे भाई, बताओ, उत्तर बताओ रहे। पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा। ये जीएच ओझा का मतलब क्या होता है? जो नए विद्यार्थी है बता दूं, नहीं तो कोई कहेंगे कि गौरी शंकर, गौरी शंकर हीराचंद एक ही आदमी हो, अलग अलग नहीं है। हाँ, नाम बड़ा है, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, एक ही व्यक्ति है, यही रोहिड़ा के निवासी थे। कर्नल जेम्स टॉड, जॉर्ज थॉमस, सूर्यमल मिश्रण। बताओ, देखो उत्तर क्या है, उत्तर क्या है बताओ थे, बताओ जितने मैं थोड़ी इन व्याख्या कर दूं, थान बता दूं। विश्व का पूछे ना, विश्व के इतिहास का जनक, या इतिहास के जनक की बात हो रही है, मैं इस चीज की व्याख्या कर रहा हूं, ठीक है? इतिहास के जनक की बात हो रही है, विश्व के इतिहास का जनक कहा जाता है हेरोडोटस को। हेरोडोटस यूनान से संबंधित था। इसे कई लोगों ने उस समय झूठा भी कहा, कपोल कल्पित चीजें भी बहुत सारी कही, यही दावेजों भी टेक दे दो तो हेरोडोटस को ऐसे भी कहा गया है, ठीक है? उस समय इतिहास दर्शन में पढ़ते हैं इनके बारे में, आपके काम का ज्यादा नहीं है। भारत के इतिहास का जनक जो है वो वेद व्यास को कहा गया। किन्हें? वेद व्यास जी को, ठीक है? इन्हें वेद व्यास जी को कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी जानते थे, ध्यान रख लेना, कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी जानते थे। राजस्थान के इतिहास का जनक, उत्तर यही तो बताना है। राजस्थान के इतिहास का जनक जो कहा जाता है, कर्नल जेम्स टॉड को कहा जाता है। लिंगस्टन स्कॉटलैंड इंग्लैंड के थे ये, लेकिन इन्हें क्यों कहा गया? क्योंकि इन्होंने जो है इतिहास को एकत्रित करने का काम किया, जगह जगह घूमे हैं, बहुत सारे शिलालेखों से जगह जगह से जानकारी जुटाने की कोशिश की है, तब इन्हें कहा गया। घोड़ा लेकर ये घूमने कहीं भी जो है जानकारी जुटाने निकल पड़ते थे। घोड़ा लेकर निकलते तो कहीं गांव से निकलते, टाबरारी आदत वे, कोई घोड़ो हाथी वगैरह आजिया नहीं, तो लार लारे दौड़न डूब जा, ये घोड़ा लेकर जाते कौन आया कि घोड़े वाले बाबा है, घोड़े वाला बाबा है, तो इनका नाम क्या हो गया, उपनाम, इन्हें घोड़े वाले बाबा के नाम से जानते हैं, ठीक है? तो कर्नल जेम्स टॉड उत्तर तो है। इन्होंने जो है पुस्तकें लिखी, ठीक है, जिसमें आपके इनकी जो पुस्तक है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ठीक है, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसके अंदर इन्होंने बहुत सारा जो है वर्णन किया है, ठीक है? ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, वो भी है इनकी पुस्तक। तो एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। बताऊं, लिख दूं क्या इनकी पुस्तक, कर्नल जेम्स टॉड की एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इनकी पुस्तक है, ठीक है? ये चीज तो ध्यान रखनी, यानी कि यहां पे क्या आएगा, कर्नल जेम्स टॉड, ठीक है? अब क्या है, राजस्थान का वास्तविक जनक, इतिहास का जनक, ठीक है, राजस्थान के इतिहास का वास्तविक जनक जो है वो कहा गया है गौरी शंकर हीराचंद ओझा, GH ओझा को। ओझा जी ने बहुत सारे रियासतों का इतिहास लिखा, मारवाड़ का इतिहास, ठीक है, हाड़ौती का इतिहास, बहुत सारे इतिहास इन्होंने लिखे हैं। और ये एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान है ना, इनका भी जो है हिंदी अनुवाद, हिंदी अनुवाद ये GH ओझा जी ने किया है। रोहिड़ा के निवासी थे, सिरोही रोहिड़ा के, ठीक है? ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम और है, उनके बारे में भी बता दूं, सूर्यमल मिश्रण। जब प्रतीक चिन्ह अपन ने पढ़ाई है तो यहाँ पे बता दूं, इन्हें जो है राजस्थान का राज्य कवि कहा जाता है। बूंदी से संबंधित थे, वीर सत्साई वगैरह इन्होंने लिखी है, सूर्यमल मिश्रण, ठीक है? लो स्क्रीनशॉट ले लो। जॉर्ज थॉमस के बारे में बताएंगे बाद में। जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना शब्द का उल्लेख किया राजस्थान के लिए, ठीक है? उत्तर ध्यान रखना।
नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान के लिए मरुकांतर शब्द का प्रयोग किसने किया? वाल्मीकि, कालिदास, जेम्स टोड या जी.एच. ओजा? मरुकांतर, देखो यदि जोड़ोगे शब्द मरु प्लस कांतार कर देते, ठीक है, कांतार, यानी मरु का मतलब क्या हो गया? रेगिस्तान, और कांतार का मतलब जो होता है जंगल होता है। क्या भाई, रेगिस्तान में फैला हुआ जंगल के जैसा कोई प्रदेश है, उसके लिए प्रयोग में लिया गया मरु कांतार शब्द। किसने लिया? कालिदास के बारे में बताऊं, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य कहते थे, इनके ये दरबारी कवि थे। दरबारी कवि कह सकते हो, विद्वान कह सकते हो, विद्वान थे, रचनाएं बहुत सारी इनकी, ठीक है, इनके उपन्यास रचनाएं वगैरह है जो अपन रीट वालों के लिए अपन पढ़ेंगे ना, गुप्त वंश, उस समय कालिदास जी को अपन को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तो उस समय मैं बताऊंगा। यहाँ पे जो उत्तर है वो है आप लोगों के लिए वाल्मीकि। किसने कहा? वाल्मीकि ने। तो ये मरुकांतर शब्द जो है, ये ध्यान रखना, आप ये कह सकते हो कि ऋग्वेद में भी मिलता है, और सही वैसे ज्यादा जो है वो आप लोगों को वाल्मीकि ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? वाल्मीकि। एक जैसे कि मैंने पीछे आपको जॉर्ज थॉमस के बारे में कहा था, जॉर्ज थॉमस, तो जॉर्ज थॉमस में आप लोगों को ध्यान रखना है, इसने राजपूताना शब्द का उल्लेख किया राजस्थान के लिए। राजपूताना शब्द इसने मौखिक रूप से किया, लिखित रूप में जो है इसकी पुस्तक लिखी गई, विलियम फ्रैंकलिन ने लिखी है, मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस या मिलिट्री मेमोफियर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, जो विलियम फ्रैंकलिन ने लिखी है। पुस्तक 1805 में आई। उल्लेख इन्होंने जो बोल के किया है वो 1800 में किया है, राजपूताना शब्द का प्रयोग, ठीक है, लियो स्क्रीनशॉट। हो गो। आओ नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान के लिए राजस्थान द्वितीय शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? अच्छा, यहां पे जो है एक शब्द आना चाहिए था, उल्लेख। क्या आना चाहिए था? उल्लेख। किस शब्द में मिलता है? राजस्थानादित्य, राजस्थानादित्य, बताओ भाई। भाई क्लास को समय हुआ है 42 मिनट, और अपन ने प्रश्न देखे 7-8 देखे प्रश्न, ठीक है, लेकिन व्याख्या कैसे की है? जैसे अपन ने 40-50 प्रश्न देखे हो, और इतने फैक्ट मिले हैं आप लोगों को, मानकर चलो यही है ओपीडी, ठीक है, दैट्स द ओपीडी, जीजीडी दैट इज ओपीडी, ये भी कह सकते हो आप, जैसे कि इंडिया का नाम है ना, इंडिया दैट इज भारत। ले बताओ, देखो बिजोलिया शिलालेख, राज प्रशस्ति, बडली का लेख या बसंतगढ़ शिलालेख? देखो यहां से ही बता देता हूं मैं, है ना। इसके जो लेखक थे वो गुणभद्र, इसके लेखक कौन? लेखक गुणभद्र। मैंने शिलालेख पढ़ा दिए हैं जीजीडी पर, पशु परिचर की क्लास अपन ने शुरू की थी तभी पढ़ा दिए थे। लोलाक ने उत्कीर्ण करवाया था, ठीक है, लोलाक ने उत्कीर्ण करवाया। इसमें बिजोलिया शिलालेख में मेन चीज जो पूछी जाती है ना, ये उल्लेख मिलता है वहां, क्या? वत्स गोत्रीय विप्र, विप्र यानी ब्राह्मण, ब्राह्मण किसके लिए? चौहानों के लिए, चौहानों के लिए वत्स गोत्रीय विप्र का उल्लेख मिलता है बिजोलिया शिलालेख के अंदर। राज प्रशस्ति, क्या ध्यान रखोगे राज प्रशस्ति के बारे में? एक चीज तो ये कहा है राजसमंद में, राजसमंद झील के किनारे। दूसरी चीज ध्यान रखनी है, ये 25 काली पट्टिकाओं पर है, 25 काली संगमरमर की पट्टिकाएं, 25 काली संगमरमर की पट्टिकाएं। तीसरी चीज क्या ध्यान रखनी है, इसके लेखक जो थे वो रणछोड़ बट तेलंग, रणछोड़ बट तेलंग, तेलंग नहीं भी रखो तो रणछोड़ बट ध्यान रख लो। चौथी ध्यान रखनी है, एशिया की सबसे बड़ा शिलालेख है, या प्रशस्ति कह सकते हैं, एशिया की सबसे बड़ी, ठीक है, ये तो ध्यान रख लियो। बडली के बारे में क्या ध्यान में रखना है? बडली के बारे में ध्यान रखो, इसे राजस्थान का
सबसे पुराना शिलालेख कहा जाता है, भारत का दूसरा कहते हैं। ठीक है, सबसे पुराना। और दूसरा ध्यान रखना, ये केकड़ी में है, वर्तमान केकड़ी जिले के अंदर है। ठीक है, और जो उत्तर है, भैया उत्तर तो बता देते हैं, उत्तर है बसंतगढ़ शिलालेख सबसे लास्ट में। इसके बारे में क्या ध्यान रखोगे, ये जो है सिरोही के खीमल माता मंदिर में मिला, खीमल माता मंदिर में। दूसरी चीज जो ध्यान रखनी है, चावड़ा वंश के वर्मलात ने, वर्मलात के समय का है, 682 विक्रम संवत का है, ये वर्मलात के समय का है। एक और चीज ध्यान रखो, तो इसी बसंतगढ़ शिलालेख में जो वर्मलात के समय का है, दास प्रथा का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रख लेना। बसंतगढ़ शिलालेख राजस्थान द्वितीय शब्द के बारे में पहली बार उल्लेख मिलता है और इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, ले स्क्रीनशॉट। चलो भाई, नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। राजस्थान के किस भौतिक भूभाग को अरब सागर की बेटी के नाम से भी जाना जाता है? पश्चिमी मरुस्थलीय भाग, पठारी क्षेत्र, अरावली पर्वतमाला या मैदानी भूभाग? राजस्थान को यदि पूछे कि भौतिक भूभागों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, तो 4 भागों में विभाजित है, 4 भागों में विभाजित है। यदि आप देखो, थोड़ा सा जो है रफ मैप बना के इसको थोड़ा सा देखने की प्रयास करें। यदि जैसे देखोगे तो भाई 4 दिशाएं ध्यान रखनी है। पहले तो 4 भौतिक भूभागों में बांटा गया है, जिसमें से ये वाला जो क्षेत्र आप कह सकते हो, ये वाला क्षेत्र जो है वो पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भाई ये वाला जो क्षेत्र है, इधर वाला आप कह सकते हो, ये मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके अलावा ये वाला जो आप क्षेत्र कह सकते हो, मरुस्थली के अंदर आता है, यानी मरु स्थल के अंदर आता है। और जो बीच में बच गया, ठीक है, कौन सी पेन ले जिसमें सही दिखे, ये जो बीच में बच गया, ठीक, ये थोड़ा सा इधर आप मान सकते हो, ये आ जाएगा पर्वतीय, यानी कि अरावली, अरावली के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये चीज इस तरीके से 4 भौतिक भूभागों में बटा हुआ है राजस्थान, जो अपन व्यवस्थित रूप से जीडी पे इसकी ज्योग्राफी की जब अपन क्लासेस शुरू करेंगे, एक एक चीज जो है दिमाग में छाप कर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब रही बात कि इसका उत्तर, कि गुरुजी प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न ये कह रहा है कि भैया बताओ अरावली जो है, मेरे से उत्तर ही निकल गया जो है अरावली इसका उत्तर है क्या? अरावली पर्वतमाला। प्रश्न ये कह रहा है कि भैया बताओ अरावली पर्वतमाला है इसका उत्तर, क्यों है? देखो, अब राजस्थान है, राजस्थान में जो अरावली की दिशा है वो इस तरीके से है। भाई मान लो ये राजस्थान का नक्शा, अरावली की दिशा इस तरीके से है। अब यदि अपन थोड़ा सा देखें कि भारत, ठीक है, भारत के नीचे जो है, मतलब भारत जो है हिंद महासागर के ऊपर बसा हुआ है, लेकिन हिंद महासागर यहाँ पे 2 भागों में बटा हुआ है। एक तरफ है अरब सागर, क्या है? अरब सागर, और एक तरफ है बंगाल की खाड़ी, क्या है? बंगाल की खाड़ी। अब मैं ध्यान बताऊं, देखो नया नया टावर आ रहा है कि सर आपके कंफ्यूजन होगा आगे कि अरब सागर किस तरफ है, बंगाल की खाड़ी किस तरफ है। तो देखो एबीसीडी सभी को आती है, और एबीसीडी जब लिखना शुरू करते हैं अपनी लिपि के अंदर, तब जो है अपने जिस तरफ ए लिखते हैं वहां पे अरब सागर है, और जिस तरफ बी लिखेंगे वहां पे बंगाल की खाड़ी है। दैट इज क्लियर, और इससे ज्यादा जो है आप लोगों को कंफ्यूज होने की जरूरत है ही नहीं। तो ये अब अपने यहाँ पे, ये जैसे राजस्थान तो है यहाँ ऊपर, और अरावली की दिशा क्या है? ये है, ये अरावली यहाँ पे है। तो इसकी उत्पत्ति जो है वो अरब सागर से मानी जाती है, अरावली की, कि अरब सागर से उत्पत्ति हुई। यदि अरावली देखें तो गुजरात से जो है रायसीना की पहाड़ी दिल्ली तक फैली हुई है। कहां? गुजरात से, जीजे, गुजरात से दिल्ली तक फैली हुई है। ठीक है, दिल्ली तक फैली हुई है। यहां राजस्थान में सिरोही से लगा के फिर झुंझुनू के वहां तक है। ठीक है, ये वैसे जो है इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, जिसमें से राजस्थान के अंदर ये 550 किलोमीटर ये है, यानी कि लगभग परसेंटेज में पूछे तो 79% है कुछ, लेकिन लगभग 80% ये राजस्थान के अंदर विस्तृत है।
तो इस तरीके से ध्यान रखना है। अपने अरब सागर की बेटी अरावली पर्वतमाला को कहा जाता है। ठीक है, लियो स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे भी, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब मानी जाती है? संभागीय व्यवस्था, डिवीजन, ठीक है ना भाई, जिले हो गए, कुछ जिलों को मिलाकर जो है प्रशासन की दृष्टि से संभाग बनाए जाते हैं। बताओ सन आप लोगों के सामने लिखे हैं 1950, 1947, 1956 या 1949। क्लास को शेयर कर देना और सभी विद्यार्थियों को बता देना कि भाई ओपीडी पे क्लासें आने लग गई है। ठीक है, संभागीय व्यवस्था देखो, आज क्या है? गणतंत्र दिवस है, 26 जनवरी। ये तो आप सभी को ध्यान है कि 26 जनवरी 1950 को अपना जो है संविधान लागू हो गया। आज जीजीडी फैक्ट आपके 26 जनवरी से रिलेटेड ही डाला है, टेलीग्राम पे देख लेना, उस पे सारा बताया संविधान दिवस कब है, 26 नवंबर 1950 को क्या, 1949 को क्या हुआ, वो सारा सब कुछ उस पे दे रखा है, सारी डिटेल दे रखी है। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस से संबंधित सब देख लेना जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1947 की अपन बात करें तो 15 AUG 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद, पाकिस्तान 14 अगस्त को अलग हो गया था। ठीक है, यदि 1956 की अपन बात करें तो 1956 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। कह सकते हैं अपन वर्तमान राजस्थान का जो स्वरूप है, अंदर भले कितने जिले टूटो, ठीक है, लेकिन जो है एक स्वरूप जो है वो ये है। और रहा आपके उत्तर की बात तो 1949 है, 30 मार्च 1949। ठीक है, एकीकरण का ही चरण था। संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हीरालाल शास्त्री जी के समय की गई। लो एक बार स्क्रीनशॉट लो, मैं डिटेल बता देता हूं इसकी। चलो, ये भी आप लोगों को जीजीडी फैक्ट अभी कुछ समय पहले ही दिया था, मैं थोड़ा सा इसको यहां पे ले लेता हूं ताकि आपको अच्छे से संभागीय व्यवस्था समझ में आ सके। ठीक है, दिख रहा है ना क्लियर? ओके, बिल्कुल। हाँ, कोई यूं नहीं कहे गुरु जी क्लियर कौन दिख रही हो, क्योंकि मुझे भी दिखता है कि आप लोगों को कैसा दिखता है। देखो, राज्य में जयपुर और अजमेर दो ऐसे संभाग है वर्तमान के अंदर जिसमें 7-7 जिले हैं। वर्तमान में संभागों की संख्या कितनी हो गई? 10 हो गई है। ठीक है, वहीं बांसवाड़ा संभाग के न्यूनतम केवल जो है 3 जिले हैं, यानी सबसे छोटा जिलों की संख्या की दृष्टि से बांसवाड़ा है। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था पहली बार 30 मार्च 1949 को हीरालाल शास्त्री के शासनकाल में शुरू की गई। जो आप लोगों को अभी प्रश्न जो पूछा था उसका यही उत्तर था। ठीक है, राजस्थान के एकीकरण के वर्ष 1956 तक 5 संभाग थे, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा। जिसको मैंने ट्रिक से याद कराया था, आप लोगों को याद हो तो, उस समय के जो संभाग थे वो जजोबी यूके। ठीक है, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, इस तरीके से याद रखना था। वर्ष 1962 में अप्रैल माह के अंदर मोहनलाल सुखाड़िया सरकार थी, उनके द्वारा प्रदेश में संभागीय व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी, जो हरदेव जोशी के समय फिर से जो है बहाल हुई थी, और फिर अजमेर संभाग बनाया गया था। फिर उसके बाद में जो है भरतपुर संभाग बना था, और उसके बाद में अब जो है 3 संभाग बने हैं, बांसवाड़ा, पाली, सीकर। ठीक है, यह ध्यान रखना है। अब देखो विशेष, 26 जनवरी 1987 को तत्कालीन हरिदेव जोशी सरकार ने राज्य में पुनः संभागीय व्यवस्था बहाल की तथा उन्होंने अजमेर को जयपुर से पृथक कर राज्य का 6ठा संभाग बनाया। 4 जून 2005 को वसुंधरा सरकार ने भरतपुर को राज्य का 7वां संभाग बनाया, और वर्तमान यानी कि जो पूर्व सरकार थी, इसकी जगह का ध्यान रखना, पूर्व सरकार थी, उसमें 7 अगस्त 2023 को, क्योंकि 7 अगस्त को अधिसूचना जारी हो गई थी। ठीक है, 7 अगस्त से अधिसूचना प्रभावी हो गई थी। विधिवत रूप से 3 नए संभाग पाली, सीकर, बांसवाड़ा का निर्माण कर राज्य में अब 10 संभाग बने दिए, यानी कि वर्तमान में संभाग कितने हैं? 10। ऐसी चीजें हम आपको जीजीडी फैक्ट में देते हैं। अच्छा, ये जो है ये यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा अभी। क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि हम ऑलरेडी ये जीजीडी फैक्ट दे चुके हैं, और जब स्पेशली संभाग का टॉपिक लेकर आऊंगा ना मैं आप लोगों के लिए, तब इसका और डिटेल बताऊंगा। ठीक है, अभी ले लो, स्क्रीनशॉट लेना है। ये तो अभी कुछ समय पहले दिया आपको संभागीय व्यवस्था। तो
ओह, नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से गलत तथ्यों को पहचानिए। यानी कि भाई गलत को पहचानना तो सही भी तो पता होना चाहिए। अपने को क्या पहचानना है? गलत तथ्यों को पहचानना है। चलो भाई, तो सही को पहचाने पहले। राजस्थान की अंतरराज्य सीमा, यानी कि दो राज्यों के बीच लगने वाली, अंतरराष्ट्रीय दो राष्ट्रों के बीच लगने वाली, अंतरराज्य दो राज्यों के बीच लगने वाली अंतरराज्य सीमा 5 राज्यों से लगती है। चलो भाई, 512 तो राजस्थान रो नक्शो बनाना पड़ी, रफ बना देते हैं। है, ठीक है, ओके। अब देखो क्या पूछा है, 5 राज्यों से। तो 5 राज्यों से देखो, यहां पे जो है पंजाब, फिर हरियाणा, फिर यूपी, फिर एमपी, फिर जीजे यानी कि गुजरात। तो ये 5 जो है राज्य है, ये बनाते ही है। पंजाब से बनती है 89, हरियाणा से 1262, यूपी से 877 किलोमीटर, एमपी से 1600 किलोमीटर, जीजे से 1022 किलोमीटर, अट पाकिस्तान है अटू 1070 किलोमीटर। ठीक है, इस तरीके से सीमा बनती है राजस्थान की। अगली बात समझ, सारी थाने भी याद करनी है भाई। मैं तो जो है कितना साल हो गया पढ़ाता भी और पढ़ता पढ़ता भी, तो मान तो याद रहे, थाने याद करनी जरूरी है। ठीक है, फिर देखो आगे, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराज्य का मतलब क्या है? दो राज्यों के मध्य बनने वाली सीमा। अंतरराष्ट्रीय का मतलब क्या है? दो राष्ट्रों के मध्य, यानी दो देशों के, राष्ट्र का मतलब दो देशों के मध्य। अब बताओ ये फैक्ट, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा 9 जिलों से लगती है। गलत क्यों है? कमेंट खड़काओ रे, गलत को पहचानना है। राजस्थान की सबसे लंबी अंतरराज्य सीमा हरियाणा से लगती है। तो देखो, सबसे लंबी अंतरराज्य सीमा क्या बताया इसके अंदर? हरियाणा से लगती है। अब देखो हरियाणा से कितनी लग रही है? 1262। और सबसे लंबी कैसे हुई? एमपी की कितनी है? 1600। तो सबसे लंबी तो ये हुई, सबसे लंबी। अब बताओ इसमें से, और या फिर बी और सी दोनों गलत है। बताओ क्या अंतरराष्ट्रीय 9 जिलों से लगती है कि नहीं? क्या ये भी गलत है, ये भी गलत है, बी और सी दोनों गलत है, यानी कि सिर्फ ये सही है, या ये और ये दोनों गलत है, या सिर्फ ये गलत है? कौन सा गलत है बताओ? इस प्रश्न का उत्तर दोगे तभी आपकी जो है सोचने समझने की क्षमता पता चलेगी। इसका सही उत्तर मैं बताऊं ना, गलत को पहचानना है अपन को। इसका सही उत्तर है सी, केवल सी। बी और सी दोनों नहीं है, क्योंकि बी सही है, बी सही फैक्ट है। क्यों है? क्योंकि राजस्थान की जो पाकिस्तान से सीमा लगती है ना, पाक से सीमा, वो पाक के 9 जिलों से लगती है। पाक के 9 जिलों से लगती है। सीमाएं पढ़ाऊंगा जब, बताऊंगा आपको, रहमियार खान, घोटकी, सुकूर, संघर्ष, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, ये 9 जिलों से लगती है। यदि यहां पे ध्यान दिया होता तो आप लोगों को उत्तर सही पता चल जाता। ठीक है, तो यहां पे जो इसका उत्तर निकल के आएगा, राजस्थान की सबसे लंबी अंतरराज्य सीमा हरियाणा से लगती है, ये गलत है, क्योंकि एमपी से लगती है सबसे लंबी, और 9 जिलों से लगती है, ये भी सही है। 5 राज्यों से अंतरराज्य सीमा लगती है, ये भी सही है। आगे बात समझ लो, स्क्रीनशॉट। चलिए, इसी के साथ अपनी जो है आज की पहली धड़ाधड़ ओपीडी की क्लास 1 घंटे की, और हमने प्रश्न देखे, पोस्टमार्टम किया है, प्रश्नों का पोस्टमार्टम पूरी तरीके से। यही तो है ओपीडी में आने का फायदा। ठीक है, और मैं बता दूं, ये तो ठीक है, अपन यहां पे तो समझ ही रहे हैं, लेकिन एक टॉपिक के संपूर्ण प्रश्न पर अभ्यास और मात्र लागत मूल्य के अंदर पूरे राजस्थान में आप लोगों के प्रेम से अपन करवा रहे हैं बहुत बेहतर तरीके से। तो इनमें से जैसे कि अभी जो है पशु परिचर की टेस्ट सीरीज में इतिहास कला संस्कृति वाली लॉन्च की हुई है, मात्र 51 रुपए में आप जो है इसकी परीक्षा तक अभ्यास कर सकते हो। और ये मतलब इसके ऊपर वैलिडिटी तो लिखी हुई है, अपन जब लॉन्च करते हैं तब 1 साल होती है, परीक्षा मान लो जब भी होगी तब तक तो रहेगी। और पार्ट भी एनिमल हस्बेंड्री की भी सिर्फ 635 में दे रखी है। ठीक है, वन टाइम है, बार बार पे नहीं करना है, वन टाइम है सिर्फ। फर्स्ट ग्रेड की दे रखी है, जीके वाले की सारी अपने अलग अलग जो है पार्ट में दे रखी, ताकि हर टॉपिक पे, हर प्रश्न पे अपन अभ्यास कर सकें। ठीक है, सिर्फ लागत मूल्य के अंदर। सेकंड ग्रेड की दे रखी है, और फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों ही नए जिलों के अनुसार अपडेट करके दी गई है, अपडेटेड है। ठीक है, और कॉमन टेस्ट सीरीज है, कुछ एनसीईआरटी वाली है, वो देख लेना। और नवीनतम जिला दर्शन स्पेशल, जिला दर्शन यानी कि जिले से संबंधित एक जिला उठाया, आप सारे फैक्ट जो है सारे, और जिला दर्शन भी आप लोगों के व्याख्यात्मक है। ठीक है,
तो ये इनमें से जो भी आप लोगों की तैयारी के लिए अच्छी है उसे बिना विलंब जो है आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है। और ओपीडी पे अब नेक्स्ट क्लास कब आएगी वो सूचना मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे दूंगा। ये अपना टेलीग्राम चैनल जिसपे अब वर्तमान में 2,05,000 से अधिक विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। यदि आप अभ्यास करना चाहते हो टेस्ट सीरीज पे तो आपको जो है जीजीडी ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। और बाकी जो है आप लोगों को जीजीडी जो है मेन अपना प्लेटफॉर्म है, उस पे तो आपको क्लासेस कंटिन्यू मिल ही रही है। पशु परिचर का बैच अभी चल रहा है कंटिन्यू, तो वहां से आप लोगों को अपडेट रहना है और पढ़ते रहना है। तो आज की क्लास कैसी लगी बताना है, ये प्रयास कैसे है बताना है, और हर स्टूडेंट तक सूचना पहुंचानी है और बढ़िया मन लगा के पढ़ना है। अपन मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।